हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में और कवर करेंगे कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, उसके अंदर होमोपॉलीसैकेराइड्स, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, उसके अंदर जो अलग अलग एग्जांपल्स हैं, उन सभी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखा होगा और उन वीडियोस से बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करें पॉलीसैकेराइड्स की, ठीक है, सो पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। तो जनरली नाम से पता चल रहा है पॉलीसैकेराइड्स, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, पॉली वर्ड का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, मल्टीपल यूनिट्स। यानी क्या होगा, जब मोनोसैकेराइड्स के मल्टीपल यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, जब आपस में मोनोसैकेराइड्स के मल्टीपल यूनिट्स जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद जो पूरा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। ठीक है, या सिंपली इसको हम ग्लाइकन्स भी बोल सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। सो पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो रिपीटेड यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स या उनसे रिलेटेड उनके डेरिवेटिव के मिलने से होता है। ठीक है, या तो मोनोसैकेराइड्स के मल्टीपल यूनिट्स आपस में जुड़ेंगे तब बनेगा, या मोनोसैकेराइड्स के ही कुछ डेरिवेटिव्स है, जैसे कि आप मान लीजिए एमिनो डेरिवेटिव्स हो गए, शुगर डेरिवेटिव्स हो गए, इस तरीके के जो डेरिवेटिव्स हैं जब आपस में जुड़ेंगे, जुड़ के एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं, तब जब वो लॉन्ग लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करेगा उस लॉन्ग चेन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप यहां से देखो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है, एन का मतलब क्या है, इसके मल्टीपल नंबर्स यहां पर यूज हो रहे हैं, यानी एक बहुत लंबी चेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो जब लंबी चेन का फॉर्मेशन होता है यानी मोनोसैकेराइड्स मिलकर एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस कंडीशन में जो बनने वाला कंपाउंड हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड्स बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पे जब पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आपस में मिलेंगे। तो जब मोनोसैकेराइड्स यूनिट जब मिलते हैं तो उनको आपस में जोड़ने के लिए एक बॉन्ड की जरूरत पड़ती है और उस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लास्ट लेक्चर्स के अंदर जब हमने बेसिकली डाइसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आज हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्टली मेन टॉपिक्स के ऊपर ही रहेंगे। तो अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में आपको नहीं पता है तो एक बार जाके आप देख सकते हैं डाइसैकेराइड वाला वीडियो। उसके अलावा सिंपल सी बात ये ध्यान रखना है कि जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जितने भी आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स के अंदर आप देखोगे कि मल्टीपल OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से ये जो आपके मोनोसैकेराइड्स हैं ये बेसिकली क्या है, आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, यानी एक मोनोसैकेराइड का OH और दूसरे मोनोसैकेराइड्स का OH वो आपस में मिलकर क्या करते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से वाटर का लिबरेशन होता है। तो ये छोटा सा मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है जिससे ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो जैसे सपोज करो ये एक मोनोसैकेराइड, ठीक है, और ये दूसरा मोनोसैकेराइड, दोनों के OH आपस में मिल रहे हैं, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है आपका, इसी बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, या इसी को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। और जब भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो उस केस में क्या है, वाटर बाहर रिलीज होता है, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल पे OH प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या है, वाटर आपस में लिबरेट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अभी जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े चेन या ब्रांच चेन पॉलीमर होते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये टेस्ट में स्वीट नहीं होते और जनरली इसका यूज हम एज अ फूड के तौर पे या ईडेबल फॉर्मेट में नहीं करते। ये जो पॉलीसैकेराइड है इसका सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, या तो पॉलीसैकेराइड ये जो है, या तो ये ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगा, यानी ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि काइटिन हो गया, ये सेल्यूलोज हो गया, ये सब क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, जैसे कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में सेल्यूलोज हो गया, काइटिन हो गया, ये सब क्या है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, या उसके अलावा जो पॉलीसैकेराइड है उसको हम एज अ एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ग्लाइकोजन हो सकता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि एनिमल में स्टोर्ड ये कार्बोहाइड्रेट है। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि एनिमल का स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट क्या है तो आपको नाम पता होना चाहिए कि ग्लाइकोजन होता है। या उसके अलावा स्टार्च हो सकता है, ये प्लांट के अंदर स्टोर कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। सो पॉलीसैकेराइड्स का यूज या तो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में किया जा सकता है या फिर आप बोल सकते हैं कि एनर्जी के तौर पे उसको स्टोर करके रखा जा सकता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की जो ये पॉलीसैकेराइड है,
पॉलीसेकेराइड का जो स्ट्रक्चर है या तो लीनियर हो सकता है, ठीक है, या फिर ब्रांच हो सकता है, या तो लीनियर हो सकता है या ब्रांचिंग या ब्रांच पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लीनियर है तो मोस्टली क्या होता है, लीनियर के केस में आप देखोगे कि 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ब्रांच में 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का बेसिकली फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर प्राइमरली क्या है, मैक्सिमम 1,4 लिंकेज होता है, और ब्रांच में क्या होता है 1,6 लिंकेज यहाँ पे प्राइमरली आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब ऐसा ये जो लीनियर और ब्रांच पॉलीमर है ये सिर्फ और सिर्फ आपको पॉलीसेकेराइड्स के केस में ही देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोटीन्स, अगर हम बात करें प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, ये जो प्रोटीन और जो न्यूक्लिक एसिड है उनके अंदर या उनका जो फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको लीनियर चेन ही देखने को मिलेगा। ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड क्या है, ब्रांच पॉलीमर का फॉर्मेशन नहीं करते। ऐसा क्यों होता है उसको भी समझ लेते हैं। पॉलीसेकेराइड्स में मल्टीपल OH ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से क्या है, या जो पॉलीसेकेराइड जिन सब यूनिट से मिलकर बनता है मोनोसेकेराइड, उनके अंदर मल्टीपल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस तरीके से आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब इस मल्टीपल OH ग्रुप की वजह से ये जो मोनोसेकेराइड्स है वो ब्रांचिंग भी कर सकते हैं और लीनियर चेन भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड के साथ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये क्या है, या तो आपका ये क्या है, या तो सिंपली लीनियर चेन बनाएगा, प्रोटीन्स और जो न्यूक्लिक एसिड क्या है सिर्फ लीनियर चेन बनाता है, लेकिन पॉलीसेकेराइड्स क्या है लीनियर और ब्रांच दोनों ही बना सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये पॉइंट मैंने जस्ट अभी आपको बता ही दिया कि जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ठीक है, ये जो आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर देख रहे हो और न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आपका लीनियर भी बना सकता है और ब्रांच भी बना सकता है। तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक चीज समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि ऐसा क्यों होता है कि जो पॉलीसेकेराइड है वो लीनियर और ब्रांच दोनों फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो उसका ये जो लाइन है ये बेसिकली हमें रीजन के बारे में बताता है। ये हमें क्या बता रहा है, रीजन बताता है कि क्यों पॉलीसेकेराइड लीनियर और ब्रांच पॉलीमर बना सकता है, ठीक है। तो इसका रीजन ये बताता है कि जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है, जो पॉलीसेकेराइड्स है उसके अंदर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो किसी भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बन सकता है, ठीक है, क्योंकि मोनोसेकेराइड्स के अंदर मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से वो किसी भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना सकता है, इसलिए यहाँ पे ब्रांचिंग पॉसिबल है, ठीक है। तो ये चीज आप इस बारे में इस चीज को याद रखेंगे अच्छे से। सो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक है जो समझ में ना आए तो आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि जो पॉलीसेकेराइड है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या इसको दो तरीकों में स्टडी किया जा सकता है, ठीक है। जिसमें से जो पहला आता है वो आता है आपका होमोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड्स का मतलब होता है एक ऐसा पॉलीसेकेराइड्स जो सिंगल टाइप के यूनिट मोनोसेकेराइड से मिलकर बनता हो, यानी एक ही टाइप का मोनोसेकेराइड यूनिट को अगर हम मल्टीपल टाइम्स अटैच कर दें या उसका पॉलीमर बन जाए तो क्या बनेगा, होमोपॉलीसेकेराइड्स बनेगा, ठीक है। यानी क्या होगा, होमोपॉलीसेकेराइड्स को जब हाइड्रोलाइज करेंगे यानी उसको ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने से क्या है, हमें एक सिंगल टाइप का मोनोसेकेराइड्स मिलता है, क्योंकि जो होमोपॉलीसेकेराइड है सिंगल टाइप के मोनोसेकेराइड्स के पॉलीमर से ही बनता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या होगा कि क्योंकि ये सिंगल टाइप के मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बना है तो जब भी इनका जो हम नाम रखते हैं, ठीक है, जब भी नाम रखा जाता है वो मोनोसेकेराइड के यूनिट के बेसिस पे रखा जाता है कि किस मोनोसेकेराइड के यूनिट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अगर ग्लूकोज के सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है या बोला जाए कि ग्लूकोज के मल्टीपल यूनिट्स आपस में मिलकर पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं तब उसका नाम रखा जाएगा ग्लूकन्स। जब तब उनको क्या बोला जाएगा, ग्लूकन्स या ग्लूकोसन्स भी बोला जाता है, ठीक है, ग्लूकन या ग्लूकोसन्स बोला जाएगा। लेकिन अगर वो फ्रक्टोज से मिलके बना हुआ है यानी यहाँ पे जो मोनोमेरिक यूनिट वो फ्रक्टोज है तब उस पॉलीसेकेराइड का नाम क्या होगा, फ्रक्टोसन्स होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो होमोपॉलीसेकेराइड्स है, होमोपॉलीसेकेराइड्स का नाम उसके मोनोसेकेराइड यूनिट के बेसिस पे रखा जाता है, ठीक है। अगर ग्लूकोज से बना हुआ है तो ग्लूकन बोलेंगे, फ्रक्टोज से बना हुआ है तो फ्रक्टोसन बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है।
सेम एज अगर हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स के बारे में बात करें, तो ये जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स है, अगर हम इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या है, हमें एक से ज्यादा टाइप के मोनोसेकेराइड यूनिट देखने को मिल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि हमें मिक्सचर ऑफ फ्यू मोनोसेकेराइड्स या उससे रिलेटेड डेरिवेटिव्स मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जैसे मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में नहीं जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग टाइप के मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब हम एक एक करके सभी को डिटेल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम होमोपॉलीसेकेराइड्स के बारे में बात करेंगे। यानी होमोपॉलीसेकेराइड्स का मतलब क्या है, एक ही टाइप के मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलके बनेगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो होमोपॉलीसेकेराइड्स में सबसे पहला जो आपका एग्जांपल आ जाता है वो आ जाता है स्टार्च का, ठीक है। अगर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च बेसिकली क्या है, एक स्टोर्ड फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, स्टार्च एक रिजर्व्ड है, ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट रिजर्व है, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। ये चीज आपको याद रखना है कि अगर प्लांट को कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना है तो किस फॉर्म में करता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। इसलिए हम स्टार्च को क्या बोलते हैं कि ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट रिजर्व है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा ये हमारे डाइटरी सोर्स का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी है, यानी हमारे डाइट का एक मेजर कंपोनेंट है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, जो स्टार्च है मैक्सिमम अमाउंट में आपको सीरियल्स के अंदर देखने को मिल सकता है, रूट्स के अंदर देखने को मिल सकता है, ट्यूबर्स के अंदर देखने को मिल सकता है, वेजिटेबल्स के अंदर देखने को मिल सकता है, और ये डेली लाइफ में हम इन चीजों को अपने फूड के तौर पे कंज्यूम करते हैं। इसलिए जो स्टार्च है हमारे डाइटरी सोर्स का एक मेजर कंपोनेंट, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनाता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। स्टार्च का फॉर्मेशन करने के लिए दो टाइप के पॉलीसेकेराइड्स कंपोनेंट का यूज किया जाता है, जिसमें से एक जो कंपोनेंट है वो आपका वाटर सॉल्युबल अमाइलोज होता है, और ये बेसिकली पूरे स्टार्च का 15 से 20% बनाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो आपका वाटर इनसॉल्युबल अमाइलोपेक्टिन होता है, और ये स्टार्च के अंदर लगभग 80 से 85% पाया जाता है, ठीक है। अब ये चाहे अमाइलोज हो या अमाइलोपेक्टिन हो, बेसिकली क्या है, ये डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। यानी चाहे अमाइलोज हो या अमाइलोपेक्टिन हो, ये बेसिकली किससे मिलकर बनते हैं, आपके डी ग्लूकोज से मिलकर बनते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। सो डी ग्लूकोज जब डी ग्लूकोज का होमोपॉलीमर बनेगा, यानी जब डी ग्लूकोज के मल्टीपल यूनिट्स आपस में जुड़ेंगे, तब जाके अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन बनेगा, और उससे क्या है, फिर स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा अगेन वो कैसा होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी दो टाइप का पाया जाएगा। एक तो आपका 1,4 ग्लाइकोसिडिक होगा, और दूसरा कितना होगा, 1,6 ग्लाइकोसिडिक होगा, ठीक है। 1,4 आपको तब देखने को मिलता है जब लीनियर चेन का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस कंडीशन में जो बनने वाला बॉन्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जब ब्रांचिंग होती है, जब ब्रांचिंग होगी, उस कंडीशन में जो यहां पे बॉन्ड बनेगा वो आपका क्या होता है, 1,6 होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब स्टार्च को हम ग्लूकन्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ग्लूकोज के सब यूनिट से मिलकर बनता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। सो स्टार्च के अंदर दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होगा अमाइलोज और एक होगा अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे समझेंगे कि अमाइलोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर हम अमाइलोज की बात करें तो अमाइलोज बेसिकली एक लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन होता है, यानी अमाइलोज के अंदर आपको ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलती। और इसके अंदर आप देखेंगे कि जो डी ग्लूकोज है उसके लगभग 200 से 1000 यूनिट्स आपस में जुड़े हुए होंगे, और ये क्योंकि लीनियर पॉलीमर है इसलिए यहां पर क्या होगा, जो बॉन्ड बनेगा वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो बेसिकली क्या है, यहां पर ये डी ग्लूकोज है, ठीक है। डी ग्लूकोज कैसे पता चलता है, ये मैंने आपको बताया ही था कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज कैसे बनता है, उसके बाद अल्फा जो बॉन्ड है वो कैसे बनेगा, ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, तो यहां पर हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे जो बॉन्ड देख रहे हो, देखो ये फर्स्ट कार्बन है, ये 4 कार्बन है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो बेसिकली कैसा है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। क्योंकि यहाँ पे जो ये ग्लूकोज यूज किया जा रहा है वो कौन सा ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अल्फा डी ग्लूकोज के जब सब यूनिट्स आपस में लीनियर चेन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके अंदर लगभग 200 से 1000 यूनिट्स प्रेजेंट हो यहाँ पर किसके, अल्फा डी ग्लूकोज के, तब जो बनने वाला ये जो लीनियर चेन पॉलीमर होगा उसको हम क्या नाम देंगे, अमाइलोज बोलेंगे, ठीक है। लेकिन वही अगर हम अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो अमाइलोपेक्टिन क्या है, एक ब्रांच चेन पॉलीमर है, या इसके अंदर बोल सकते हो कि ब्रांच चेन क्या है आपका, सिंपल सा पॉलीसेकेराइड है, ठीक है।
क्योंकि ये ब्रांच चेन है तो इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा कैसा होगा, 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दो कि जनरली यहाँ पर इस तरीके से ब्रांचिंग हो रही है। जनरली अगर हम बात करें तो जो अमाइलोपेक्टिन है, अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे अमाइलोपेक्टिन्स आपस में मिलेंगे। बहुत सारे बोल सकते हैं कि फ्यू थाउजेंड्स बेसिकली बोला जाए तो यहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, जिसकी वजह से एक ब्रांचिंग, एक बहुत कॉम्प्लेक्स ब्रांच का फॉर्मेशन हो जाता है, ट्री लाइक ब्रांचिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। और आप बोल सकते हो कि हर एक ब्रांच के अंदर लगभग 20 से 30 आपके मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि दोनों टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगर लीनियर चेन बन रहा है तो आपका बनेगा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, और अगर ब्रांचिंग होती है तो ब्रांचिंग होगा तो कौन सा होगा, 1,6 ग्लाइकोसिडिक होगा। ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। सो अमाइलोपेक्टिन के अंदर आपको 1,6 और 1,4 दोनों टाइप के बॉन्ड देखने को मिल जाते हैं। ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, सो जनरली क्या है कि जो अमाइलोपेक्टिन मॉलिक्यूल है उसके अंदर फ्यू थाउजेंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके ब्रांच ट्री का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और हर ब्रांच के अंदर लगभग 20 से 30 ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होंगे। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब जनरली क्या है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर या एनिमल की बॉडी के अंदर स्टार्च को हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, और स्टार्च को हाइड्रोलाइज करने के लिए हम अमाइलेज एंजाइम का यूज करते हैं। और ये अमाइलेज या तो पैंक्रियाटिक अमाइलेज हो सकता है या सलाइवरी अमाइलेज हो सकता है। ठीक है, तो ये जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है बेसिकली इसका काम क्या होता है कि ये जो बॉन्ड प्रेजेंट है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ब्रेक करता है, 1,6 को ब्रेक नहीं करता। ये चीज आपको याद रखना है। तो जो अमाइलेज का काम क्या होगा कि ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ने का काम करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोलाइज किया जा सकता है स्टार्च को। ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। यानी ये क्या है, ये जो अमाइलेज है बेसिकली इन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, इन बॉन्ड्स को। ठीक है, जितने भी यहाँ पर आप 1,4 लिंकेज देख रहे हो, ये सारे के सारे 1,4 लिंकेज को ब्रेक करने का काम करता है, इनको हाइड्रोलाइज करने का काम करता है। ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं डेक्स्ट्रीन। अगर डेक्स्ट्रीन की बात करें तो डेक्स्ट्रीन का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको समझते हैं। ठीक है, जनरली जब स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है, तो जब स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होता है तो स्टार्च हाइड्रोलिसिस होकर सबसे पहले डेक्स्ट्रीन बनाता है। ठीक है, और डेक्स्ट्रीन के बाद फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज, और उसके बाद और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज। यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च कुछ इस ऑर्डर को फॉलो करता है कि पहले स्टार्च है, फिर वो हाइड्रोलाइज होकर डेक्स्ट्रीन बनाएगा, फिर माल्टोज, और फाइनली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि डेक्स्ट्रीन क्या होता है कि ये स्टार्च का एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। ठीक है, यानी जब स्टार्च ब्रेक हो रहा होता है उस कंडीशन में डेक्स्ट्रीन का फॉर्मेशन होता है, और ये बेसिकली हाइड्रोलाइज कैसे होगा, या तो सलाइवरी अमाइलेज या पैंक्रियाटिक अमाइलेज की मदद से, या डाइल्यूट एसिड से भी हम स्टार्च को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, सो जनरली क्या है कि जैसे ही स्टार्च हाइड्रोलाइज होगा तो सबसे पहले डेक्स्ट्रीन बनाएगा, और फाइनली वो माल्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जनरली क्योंकि जब स्टार्च डिग्रेड हो रहा होता है, जब हाइड्रोलाइज हो रहा होता है तो डेक्स्ट्रीन बनाता है। ठीक है, अब ये जो डेक्स्ट्रीन है वो एक टाइप के नहीं हो सकते, मल्टीपल टाइप के डेक्स्ट्रीन बन सकते हैं। ठीक है, अब ये कौन सा डेक्स्ट्रीन बना है उसको पता करने के लिए हम बेसिकली आयोडीन कलरेशन टेस्ट का यूज करते हैं। यानी आयोडीन टेस्ट का यूज करते हैं, और इसके बेसिस पे हम कलर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि जब स्टार्च हाइड्रोलिसिस हुआ है तो वो किस तरीके के डेक्स्ट्रीन में टूटा है। ठीक है, तो जनरली अगर सपोज करो वो अमाइलोडेक्स्ट्रीन में ब्रेक हुआ है तो कलर कैसा हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। अगर इरिथ्रोडेक्स्ट्रीन में टूटा है तो रेड कलर का हो जाएगा। अगर हम बात करें कि एक्रोडेक्स्ट्रीन में टूटा हुआ है तो कोई कलर नहीं होगा, और सॉल्युबल स्टार्च है तो ब्लू कलर देगा। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की चीज अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अब आगे बात कर लेते हैं। अब ये जो डेक्स्ट्रीन है, ठीक है, ये जो डेक्स्ट्रीन है ये क्या है, पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज का, ये जो डेक्स्ट्रेंस है वो किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। ये चीज आपको याद रखना है, और ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। डेक्स्ट्रीन और डेक्स्ट्रेंस में फर्क है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब बेसिकली ये जो डेक्स्ट्रेंस है इसका काम क्या होता है, तो ये प्लाज्मा के अंदर उसके वॉल्यूम एक्सपेंडर के तौर पे काम करता है। तो यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट जस्ट एक यही है जो आपको याद रखना है कि जो डेक्स्ट्रेंस होते हैं वो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर होते हैं, और इनका यूज हम कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी और ट्रांसफ्यूजन के तौर पे भी इसका यूज किया जा सकता है। ये 2 पॉइंट्स हैं जो हमें अच्छे से यहाँ पर बस याद रखने होंगे। ठीक है, इतना ही काम है डेक्स्ट्रेन का जो याद रखना है कि ये किसकी तरह यूज किए जाते हैं,
कि प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। सो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं इनुलिन की। अगर हम इनुलिन की बात करें तो इनुलिन बेसिकली क्या है, फ्रक्टोज का पॉलीमर है। ये किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का पॉलीमर है। अब क्योंकि ये फ्रक्टोज से मिलकर बना है इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्रक्टोसन। इसको क्या बोल सकते हैं, फ्रक्टोसन्स बोल सकते हैं। इसको क्या बोला जा सकता है, फ्रक्टोसन बोल सकते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। और इनुलिन बेसिकली क्या है, डहेलिया हो गया, डहेलिया का जो बल्ब होता है उसके अंदर देखने को मिल सकता है, गार्लिक में देखने को मिल सकता है, अनियन में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि जो इनुलिन है वो हमारी बॉडी इनुलिन को यूटिलाइज नहीं करती, ठीक है। ये क्या है, इनुलिन हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं करती, इसलिए इनुलिन का जो यूज होता है हम किडनी की फंक्शनिंग को टेस्ट करने के लिए करते हैं। यानी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट है, जीएफआर है, उसको टेस्ट करने के लिए या किडनी को टेस्ट करने के लिए हम इनुलिन का यूज करते हैं। और इसका जो टेस्ट होता है या किडनी का जो टेस्ट है हम वो जीएफआर के बेसिस पे कर सकते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट के बेसिस पे कर सकते हैं। और ये जीएफआर क्या होता है इसको हम डिटेल में ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज को जो इनुलिन है इसका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत कम होता है, अराउंड 5000 डाल्टन के करीब होता है, ये चीज आपको याद रखना है। और ये क्या है, पानी में इजिली सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रक्टोज का पॉलीमर है। आपको जो नाम याद रखना है, सिर्फ ये नाम याद रखना है, डायग्राम की याद रखने की जरूरत नहीं है। डायग्राम ऑल्दो मैंने यहाँ पे बना दिया है, बट आपको याद रखना है क्या, कि ये फ्रक्टोज के थ्रू मतलब फ्रुक्टोज का बना हुआ होता है। इसमें ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ये याद रखना है कि ये आपका फ्रक्टोज का बना हुआ होता है, इस तरीके से फ्रक्टोज का। उसके अलावा ये बॉडी हमारी यूटिलाइज इसको नहीं करती, और इसका जो फंक्शन होता है वो किडनी को एसेस करने में किया जाता है थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसके थ्रू किया जाता है। ये 3 पॉइंट है जो हमें इसके अंदर अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आप बात करते हैं ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन बेसिकली क्या है, एनिमल के अंदर रिजर्व कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये एनिमल्स का रिजर्व कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए इसको हम एनिमल स्टार्च भी बोल सकते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो ग्लाइकोजन की कंसंट्रेशन है आपको लिवर में देखने को मिल सकता है, उसके अलावा मसल्स हो गया, ब्रेन्स हो गया, इसके अंदर इसकी कंसंट्रेशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ग्लाइकोजन जनरली क्या है, प्लांट्स में भी देखने को मिलता है, और ये आपको उन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट और फंजाई के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो बेसिकली ये अमाइलोपेक्टिन के जैसा ही होता है, बस फर्क ये है कि यहाँ पर अमाइलोपेक्टिन के कंपैरिजन में ज्यादा नंबर में ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, यानी यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि ये भी डी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये भी बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन के जैसा होगा, यानी यहाँ पर बहुत सारे डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में ब्रांचिंग कर रहे होंगे, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज है, उसके जो रिपीटिंग यूनिट्स है वो आपस में ज्वाइंट होंगे, और जब लीनियर चेन बनाएगा तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक, और बेसिकली अगर ब्रांचिंग होगा तो 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो मॉलिक्यूलर वेट है ये वेरी कर सकता है, और जो नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट है ये भी वेरी कर सकता है, डिपेंडिंग कि हमने किस सोर्स से ग्लाइकोजन को ऑब्टेन किया है। यानी जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन के अंदर नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट और उसका मॉलिक्यूलर वेट वेरी कर सकता है। और किस बात पे ये वेरी करता है कि हमने ग्लाइकोजन को कहां से एक्सट्रैक्ट कर रखा है, किस सोर्स से उसको ऑब्टेन कर रखा है, उसके बेसिस पे उसके अंदर जो नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट है वो डिपेंड करता है, और उसके मॉलिक्यूलर वेट डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। लेक्चर थोड़े बड़े हो सकते हैं बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कवर करनी है, बट मुझे लगता है वर्थ इट है, ठीक है। अगर एक बार आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो के अंदर किसी भी तरीके की इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज के अंदर उन इंप्रूवमेंट को मैं इंप्लीमेंट जरूर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं सेल्यूलोज। अगर हम सेल्यूलोज की बात करें तो बेसिकली क्या है, एक टाइप का स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स है, ठीक है। सेल्यूलोज को हम क्या बोल सकते हैं कि ये आपका स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स है, ठीक है, क्योंकि प्लांट के स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो सेल्यूलोज कहाँ है, एक्सक्लूसिवली आपको प्लांट में पाया जाएगा।
एनिमल्स के अंदर ये नहीं पाया जाता, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक टाइप का अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, किसके अंदर, प्लांट किंगडम के अंदर। यानी प्लांट किंगडम के अंदर पाए जाने वाला जो अबंडेंट सब्सटेंस है वो कौन सा होगा, आपका सेल्यूलोज होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और सेल्यूलोज बेसिकली क्या है, प्लांट का सेल वॉल बनाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है कि ये प्लांट का सेल वॉल बनाएगा, ये चीज आपको याद रखना है। जनरली अगर हम बात करें कि जो सेल्यूलोज है वो एनिमल के अंदर टोटली एब्सेंट होता है, और एनिमल के पास ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करे, ठीक है। अब सेल्यूलोज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सेल्यूलोज के फॉर्मेशन के लिए बीटा डी ग्लूकोज का यूनिट यूज किया जाता है, और जब भी बीटा डी ग्लूकोज यूज होगा तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो भी अगेन क्या है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। तो एक चीज आपको याद रखना है कि लीनियर अगर पॉलीमर है, कि लीनियर स्ट्रक्चर बना रहा है, तो बॉन्ड जो बनने वाला है वो 1,4 ही होगा, लेकिन 1,4 कौन सा होगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, क्योंकि यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज यूज होता है, ठीक है। अब बीटा हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में सिखाया था कि ये जहां पे अगर मान लेते हैं OH और CH2OH दोनों एक साइड में ही प्रेजेंट होते हैं, तब ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं बीटा फॉर्म, ठीक है। तो ये कैसा है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक आपस में बॉन्ड बनाएगा, ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब जनरली क्या है कि सेल्यूलोज को मैमल डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जनरली यहाँ पर ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को डिस्ट्रॉय कर सके, तोड़ सके। जनरली ह्यूमंस के पास अमाइलेज प्रेजेंट होता है, लेकिन वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ सकता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को नहीं तोड़ सकता। ये चीज आपको याद रखना है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स है, अगर कोई एनिमल्स बेसिकली फीड करता है सेल्यूलोज के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल टर्माइट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो टर्माइट आपने पढ़ा होगा कि ये क्या है, वुड के ऊपर फीड करता है, वुड को डिस्ट्रॉय करता है, और जब ये वुड को खाएगा तो उसके अंदर बेसिकली क्या होगा, सेल्यूलोज होगा। अब क्योंकि टर्माइट एनिमल है तो एनिमल के पास ऐसी कोई भी एंजाइम या कोई भी मशीनरी नहीं है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करे, ठीक है। तो इसके लिए होता क्या है कि ये जो आपका ये जो टर्माइट है, टर्माइट के माउथ के अंदर, ठीक है, माउथ के अंदर एक टाइप का बोल सकते हैं कि दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा, ये जो ट्राइकोनिम्फा है, ट्राइकोनिम्फा क्या करता है कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली जब हम पॉजिटिव एसोसिएशंस पढ़ेंगे तब वहां पर ये एग्जाम्पल भी दोहराएंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है कि एनिमल्स के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं होती कि वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करे, लेकिन वो क्या करेगा कि एक टर्माइट इसका एग्जाम्पल है। टर्माइट में क्या होगा कि वो अपने माउथ के अंदर ट्राइकोनिम्फा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखता है जो उसके लिए सेल्यूलोज डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो यही चीज यहाँ पर मेंशन है, इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो एक बार देख लेते हैं कि कुछ रुमिनेंट्स होते हैं या हर्बीवोर्स एनिमल होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन करते हैं अपने गट के अंदर, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जैसे मिथेनोकोकस, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं रुमिनेंट्स के अंदर जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो कि क्या करेगा, कुछ ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ देते हैं। उसके अलावा एक एग्जाम्पल ये भी हो जाएगा जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या होगा, जब सेल्यूलोज का हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पर आपका क्या बनता है, एक तो सेल्यूबायोज का फॉर्मेशन होता है, उसके अलावा क्या है, बीटा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि ये बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, इसलिए हाइड्रोलाइसिस के बाद जो सिंपलेस्ट कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, बीटा डी ग्लूकोज बनेगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब सेल्यूलोज को क्या है, ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ये चीज आपको जानते ही हो, क्योंकि ह्यूमन के पास ऐसे उसके गट में कोई भी एंजाइम नहीं है, ठीक है। पहले वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हुआ भी करता था, बट वो अभी हमारे में वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पे है, वो फंक्शनल नहीं होता। ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो सेल्यूलोज है, ठीक है, सेल्यूलोज अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो बेसिकली क्या है, हमारे डाइट में जो फाइबर होता है वो फाइबर का मेन कंपोनेंट है या मेजर कंपोनेंट बनाता है। लेकिन फाइबर आपको पता है कि नॉन डाइजेस्टेबल होता है, और आपने पढ़ा होगा कि हमारे फूड में फाइबर का कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। अब फाइबर बेसिकली करता क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब बहुत कभी कभी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आने लग जाती है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत तब आती है जब हमारी बॉडी के अंदर क्या है, फाइबर की कमी होने लग जाती है या हमारे डाइट में फाइबर की कमी है, ठीक है। तो जनरली जैसे ही हमारे बेसिकली डाइट के अंदर हम फाइबर को ऐड करते हैं, ठीक है, तो उस केस में होगा क्या कि जो ये फाइबर है, फाइबर क्या करेगा कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल है उसका जो इंटेस्टाइन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है उसको डिक्रीज करवा देता है, ठीक है। उसको क्या कर देता है, डिक्रीज करवा देता है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आपको आज कॉन्स्टिपेशन का रीजन समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है और उसको कैसे हम हटा सकते हैं, ठीक है।
तो ध्यान रखना है कि अगर हमारे डाइट के अंदर फाइबर्स की कमी है, ठीक है, तो फाइबर्स की कमी के बेसिस पे बेसिकली कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है। अब अगर हमारे डाइट के अंदर फाइबर प्रेजेंट है तो वो करता क्या है उसको समझते हैं। अगर जैसे ही हमारे डाइट में हम फाइबर इंक्लूड करते हैं तो फाइबर के इंक्लूड करते ही क्या करेगा कि जो फाइबर है, फाइबर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोज और जो कोलेस्ट्रॉल है उसका जो एब्जॉर्प्शन है उसको डिक्रीज करवा देता है। अब जैसे ही डिक्रीज करवाएगा तो अब तो बेसिकली इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा, तो अब जब जो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या है, फीकल मैटर के थ्रू वो क्या है, बॉडी के बाहर आना चाहिए, ठीक है। इसके बेसिस पे आप देखोगे कि वो फीकल मैटर का जो अमाउंट है उसको इंक्रीज करवा देता है और कॉन्स्टिपेशन को वो रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि फाइबर क्या करता है, बस एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से फिशेस का जो अमाउंट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट का अमाउंट है वो बढ़ जाता है और उसके बढ़ते ही क्या होगा कि जो कॉन्स्टिपेशन है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है यहाँ पे कि सेलुलोज का ये डायग्राम है कि बीटा फॉर्म यहाँ पे ऐड हो रहा है, बीटा फॉर्म का पॉलीमर आपस में ये बना देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं काइटिन के बारे में। अगर हम काइटिन के बारे में बात करें तो काइटिन क्या है, ये भी एक टाइप का स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट, स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है कि काइटिन का यूज किया जाता है स्ट्रक्चर बनाने में, एक्सोस्केलेटन का फॉर्मेशन करने में, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, क्रस्टेशियंस होते हैं जिनका जो एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ होता है, काइटिन का बना हुआ होता है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या है कि बाहरी स्केलेटन, या बोल सकते हो कि जो बाह्य संरचना होता है उसका जो फॉर्मेशन है वो काइटिन करता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और काइटिन का जो फॉर्मेशन होता है उसके फॉर्मेशन के लिए आपको एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन यूनिट यूज होती है, ठीक है। सो यहाँ पे जो एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन है वो आपस में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन करती हैं और इसी के यूनिट से मिलके क्या है, काइटिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप ये जो डायग्राम देख रहे हो, बेसिकली ये जो डायग्राम है आपका एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन है और यहाँ पे जो वेरिएशन आप देख रहे हो ये इस वेरिएशन को आप देख रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरीके से जस्ट OH की जगह ये ग्रुप को, या फिर आप बोल सकते हो एसिटाइल ग्रुप आ रहा है, एसिटाइल एमीन ग्रुप यहाँ पे अटैच हो रहा है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है कि स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। और इसका काम क्या है, इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि इंसेक्ट्स और क्रस्टेशियंस का एक्सोस्केलेटन फॉर्मेशन में ये हेल्प करेगा। ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। अब हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स का मतलब क्या होता है, नाम ही से पता चल रहा है हेट्रो, यानी यहाँ पर क्या है कि अगर हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं तो अब हमें एक टाइप के मोनोसेकेराइड यूनिट नहीं मिलेंगे, अब क्या है मल्टीपल टाइप्स के मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स आपको मिलते हैं। डिफरेंट टाइप के क्या है यहाँ पे शुगर्स आपको मिलेंगे, यानी हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या है डिफरेंट टाइप के शुगर्स या उसके डेरिवेटिव्स आपको मिलते हैं, इसलिए हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स को हम हेट्रोग्लाइकन्स भी बोल सकते हैं। ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की, ठीक है। सो म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी क्या है, एक टाइप का हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, इसलिए इसको हम हेट्रोग्लाइकन बोलेंगे, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन कैसे होगा, शुगर डेरिवेटिव्स, और बात करें कि जो एमिनो शुगर्स है और यूरोनिक एसिड है, ठीक है, एमिनो शुगर और यूरोनिक एसिड के रिपीटिंग यूनिट्स को आपस में मिलाने से बनता है, ठीक है। यूरोनिक एसिड का मतलब क्या है कि जब ग्लूकोज का जो लास्ट वाला जो ग्रुप है, जो 6 कार्बन है जिसमें CH2OH है, जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है COOH ग्रुप में, तब क्या बनता है, यूरोनिक एसिड बनता है, ठीक है। सो यूरोनिक एसिड और अमीनो शुगर जब आपस में उसके रिपीटिंग यूनिट्स आपस में मिलते हैं तब जाके म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है। और म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स को हम कॉमनली गैग बोलते हैं, या जिसको आप ग्लूकोसा एमिनोग्लाइकन बोल सकते हैं या ग्लाइकोसा एमिनोग्लाइकन बोला जा सकता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको गैग बोला जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एसिटाइलेटेड एमिनो ग्रुप है, एसिटाइलेटेड एमिनो ग्रुप, यहाँ पर ध्यान रखना है कि सल्फेट और कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं होता, ये चीज आपको याद रखना है। यानी गैग के अंदर सल्फेट और कार्बोक्सिल ग्रुप को हम ऐड नहीं करते, इनको हटाते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एसिटाइलेटेड एमिनो ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अगर सल्फेट ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तब अब इसका नाम हो जाएगा एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ये चीज आपको याद रखना है। सो म्यूकोपॉलीसेकेराइड के अंदर प्राइमरली आपका एसिटाइलेटेड एमिनो शुगर प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्या होगा, एसिटाइलेटेड एमिनो शुगर प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर सल्फेट और कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, सल्फेट और कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तब अब इस म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स को आप बोलोगे एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे।
नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हैं, ठीक है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स क्या है कि आपको कॉम्बिनेशन में मिलते हैं प्रोटीन के साथ, ठीक है। अगर प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन में मिल रहे हैं तो इसको हम म्यूकोप्रोटीन बोलेंगे या म्यूकोइड्स बोला जाता है, या इसको प्रोटियोग्लाइकेंस भी बोल सकते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। म्यूकोप्रोटीन्स का जब भी फॉर्मेशन होता है तो म्यूकोप्रोटीन्स के अंदर आप देखोगे कि 95% तो कार्बोहाइड्रेट होगा, यानी मेजर कंपोनेंट किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, और 5% पार्ट किसका होगा, प्रोटीन्स का होगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स यूज कहां होता है, ठीक है। सो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो ये टिश्यू के अंदर एक मेजर असेंशियल कंपोनेंट है, बेसिकली ग्राउंड मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करता है। ये चीज आपको याद रखना है। ये क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करता है। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। तो टिश्यूज का जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है उसके अंदर कोलेजन और इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होता है, और ये सारे के सारे मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होगा। और जो मैट्रिक्स है वो किसका बना हुआ होता है, आपका म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ होता है। तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स करता है, ठीक है। उसके अलावा जनरली अगर हम बात करें कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स के अंदर आपका हाइलुरोनिक एसिड आ जाएगा, उसके बाद कॉन्ड्रोटिन 4 सल्फेट आ जाएगा, हिपैरिन आ जाएगा, डर्मेटिन सल्फेट आ जाएगा, क्रेटिन आ जाएगा, क्रेटिन सल्फेट आ जाएगा। ये सारे इसके स्ट्रक्चर हैं और ये इसके यहाँ पे डायग्राम है। तो हमें डायग्राम्स को याद नहीं करना है, सिंपल सा उसके यूनिट्स को याद कर लेना है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायग्राम बना सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज नो नीड टू मेक डायग्राम्स, ठीक है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम सबसे पहले हम बात करते हैं हाइलोरॉनिक एसिड की। तो हाइलोरॉनिक एसिड क्या है, एक इंपॉर्टेंट टाइप का गैग बोल सकते हो, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट गैग है, ठीक है। इंपॉर्टेंट गैग क्यों है, क्योंकि बेसिकली आपको ये जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, ये जो जॉइंट्स होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है साइनोवियल फ्लूइड, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर आइज के अंदर जो विट्रस ह्यूमर होता है उसके अंदर भी हाइलोरॉनिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा ये ग्राउंड सब्सटेंस में देखने को मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ओवम के अराउंड जो जेल होता है वो भी किसका बना हुआ होता है, हाइलोरॉनिक एसिड का बना हुआ होता है, ठीक है। अब क्योंकि ओवम के अराउंड जो बेसिकली जेल है वो हाइलोरॉनिक एसिड का प्रेजेंट है, इसलिए जो मेल का सीमेन होता है उसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है हाइलोयूरोनिडेज, ठीक है, जो कि इस हाइलोयूरोनिक एसिड को क्लीन करता है, सो दैट कि जो स्पर्म है वो ओवम के साथ इफेक्टिवली बेसिकली पेनिट्रेट कर पाए। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये क्या है, जो हाइलोरॉनिक एसिड है क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है तो किसकी तरह वर्क करेगा, लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है। उसके अलावा ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी वर्क करेगा जॉइंट्स के अंदर। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, हमें ये वाली सिर्फ लाइन याद रखनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमें याद रखनी है कि जो हाइलोरॉनिक एसिड है इसका जो फॉर्मेशन होता है वो आपके डी ग्लूक्रोनिक एसिड और एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन से होता है, ठीक है। ग्लूक्रोनिक एसिड कैसे बनता है ये ऑलरेडी मैंने आपको बता ही रखा है कि किसी भी ग्लूकोज का जो लास्ट वाला जो कार्बन है, जो 6th कार्बन है, वो CH2OH होता है। वो जब ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में तो वो क्या बनाता है, आपका सिंपली ग्लूक्रोनिक एसिड बनाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है वो जब आपस में मिलते हैं तब जाके आपका क्या बनता है, हाइलोरॉनिक एसिड बनेगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलता है। बस ये बॉन्ड और ये यूनिट आपको अच्छे से याद रखना है। और एक दो फंक्शन आप अगर याद रख सकते हो सिंपल सा कि शॉक अब्जॉर्बर होता है, साइनोवियल फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, उसके अलावा ओवम के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये 3 चीजें याद रख लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हाइलोरॉनिक एसिड है इसके अंदर ये जो यूनिट्स होते हैं जिनसे भी हमने बात की कि इनसे मिलकर बनता है, उसके लगभग 250 से 25,000 डाइसैकेराइड यूनिट्स आपस में मिलते हैं और इनके बीच में क्या है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा और इनका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत ज्यादा होता है, 4 मिलियन के करीब होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये एक एंजाइम है हाइलोयूरोनिडेज, ठीक है। ये हाइलोयूरोनिडेज का काम क्या है कि 1,4 लिंकेज को ब्रेक करता है। अगर आपने एक कॉमन चीज देखा होगा कि जितने भी एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करते हैं वो बेसिकली कौन से बॉन्ड पे वर्क करते हैं, 1,4 लिंकेज पर ही वर्क करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली अगर आपको कभी समझ में ना आए तो आप 1,4 लिंकेज को एज अ यूज कर सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम हाइलोयूरोनिडेज की बात करें तो इसका जो अमाउंट है आपको ठीक ठाक कंसंट्रेशन मिल जाएगा, टेस्टिस के अंदर, सेमाइनल फ्रूट्स के अंदर देखने को मिल जाएगा, कुछ स्नेक और इंसेक्ट्स के वेनम में भी इसको देखने को मिलता है, ठीक है। अब हाइलोयूरोनिडेज क्या है, जो सीमन के अंदर प्रेजेंट होता है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है कि वो क्या करेगा, वो बेसिकली इसका फंक्शन क्या होगा कि ये बेटर पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है।
अभी जो हाइलोयूरोनिडेज है ये बैक्टीरिया के अंदर इन्वेजन करता है एनिमल टिश्यूज के अंदर, ये चीज आपको याद रखना है, यानी बैक्टीरियल सेल्स को एनिमल टिश्यूज में ले जाने में भी हाइलोयूरोनिडेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ड्रोटिन सल्फेट के बारे में। अगर हम कॉन्ड्रोटिन 4 सल्फेट की बात करें तो बेसिकली क्या है ये कि बहुत सारे मेमेलियन टिश्यूज के, जितने भी मेमेलियन टिश्यूज होते हैं ये इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, या बोल सकते हैं मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। चाहे वो बोन हो, कार्टिलेज हो, टेंडन हो, हार्ट वाल्व्स हो, उसके अलावा स्किन हो, कॉर्निया हो, इन सभी के अंदर ये आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये क्या है, हाइलोरोनिक एसिड के जैसा ही ये कंपेरेबल है, स्ट्रक्चरली उसके जैसा ही होता है, ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन कॉन्ड्रोटिन 4 सल्फेट के अंदर क्या है कि जो रिपीटिंग यूनिट है डाइसेक्राइड की वो क्या होगा, डी ग्लूक्रोनिक एसिड और एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन 4 सल्फेट होता है। बस यहाँ पर ये जो वेरिएशन होता है वो इसके अंदर होगा कि यहाँ पे बस 4 सल्फेट होगा, अदरवाइज हम इसको क्या है हाइलोयूरोनिक एसिड के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं हेपेरिन, ठीक है। हेपेरिन बेसिकली क्या है, एक एंटी कोआगुलेंट है, ठीक है। एंटी कोआगुलेंट का मतलब क्या होता है, ये आपका एक एंटी कोआगुलेंट है। एंटी कोआगुलेंट का मतलब है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो ब्लड को क्लॉट ना होने दे, ठीक है। सो ये क्या करता है, प्रिवेंट फ्रॉम ब्लड क्लॉटिंग, प्रिवेंट फ्रॉम ब्लड क्लॉटिंग, ये क्या है, ब्लड क्लॉटिंग से बचाता है, ये चीज आपको याद रखना है। और बेसिकली क्या है, आपको ब्लड में, लंग्स में, लिवर में, किडनी में, स्प्लीन में, इन जगहों पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जो हेपेरिन है वो एक एंजाइम है लाइपोप्रोटीन लाइपेज, इसके रिलीज में मदद करता है, जो कि बेसिकली क्या है, लाइपेमिक जो प्लाज्मा होता है, एक ऐसा प्लाज्मा जिसके अंदर लिपिड्स का जो कंटेंट ज्यादा है, टर्बिडिटी ज्यादा है, उसको क्लियर करने में ये हेल्प करता है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा जो हेपेरिन है, हेपेरिन बेसिकली इसका जो फॉर्मेशन होता है वो एन सल्फो डी ग्लूकोसामाइन 6 सल्फेट, एन सल्फो डी ग्लूकोसामाइन 6 सल्फेट से मिलके बनता है। उसके अलावा बात करें तो जो ग्लूकोरिनेट 2 सल्फेट है उससे ये दोनों की जो यूनिट है अल्टरनेटिंग यूनिट से मिलके बनता है, ठीक है। सो हमें ये स्ट्रक्चर याद नहीं रखना, बस ये नाम अगर आप याद रख सकते हो तो ये नाम याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं डर्मेटिन सल्फेट की। डर्मेटिन सल्फेट की बात करें तो डर्मा वर्ड का मतलब होता है स्किन, ठीक है। सो अगर हम बात करें तो ये मोस्टली कहाँ है, स्किन में देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चरली रिलेटेड होता है किससे, कॉन्ड्रोटिन 4 सल्फेट, यानी 4 सल्फेट जो कॉन्ड्रोटिन 4 सल्फेट है समवट सिमिलर होता है इसका स्ट्रक्चर, ये चीज आपको याद रखना है। बस डिफरेंस यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है कि जो 5th कार्बन है, ठीक है, जो 5th कार्बन है डी ग्लूक्रोनिक एसिड, वहां पर आपको इन्वर्जन देखने को मिलता है जिसकी वजह से वो आइडोयूरोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बस आपको याद रखना है कि इसका स्ट्रक्चर कॉन्ड्रोटिन 4 सल्फेट के जैसा ही होता है, बस 5th कार्बन पे क्या है, इन्वर्जन देखने को मिलता है। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं क्रेटिन 4 सल्फेट के बारे में, क्रेटिन सल्फेट के बारे में। तो ये क्या है, एक टाइप का हेट्रोजिनस गैग है, ये नाम याद रखना है। उसके अलावा क्या है कि ये स्मॉल अमाउंट में कहा मैनोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और सियालिक एसिड में भी मतलब ये देखने को मिल जाएगा, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्रेटिनिन सल्फेट है वो उसका जो अल्टरनेटिंग यूनिट है किसका, डी ग्लैक्टोसामाइन और बात करें एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन 6 सल्फेट, इसके अल्टरनेटिंग यूनिट के जुड़ने से बनता है, ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगर की बात करें तो बेसिकली एल्गी से भी मिल जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। यानी क्या है, सीवीड या एल्गी के अंदर ये आपको देखने को मिलता है और ये क्या है, ग्लैक्टोज सल्फेट का पॉलीमर होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगर का जो यूज है बहुत ज्यादा है, इसका बोल सकते हैं कि वास्ट यूज है आइसक्रीम बनाने में, बूट पॉलिश बनाने में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, इन सभी जगहों पे इसका बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। सो ये क्या है, ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता हमारी बॉडी के अंदर, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है, ये एक एज अ डाइटरी फाइबर की तरह वर्क करता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्रोस जेल बनाने में भी इसका यूज किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, जैसे कि कल्चर मीडिया हो गया या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पेक्टिन्स की बात करें तो ये आपको एप्पल्स में देखने को मिल सकता है या जितने भी सिट्रस फ्रूट है उसके अंदर देखने को मिलता है। और ये बेसिकली क्या है, ग्लैक्टोयूरिनेट और रेमनोज को अपने अंदर कंटेन करता है या इनसे मिलके बनता है, ठीक है। ये भी नॉन डाइजेस्टेबल होता है और ये डाइटरी फाइबर की तरह वर्क करता है, यानी जितने भी डाइटरी फाइबर की तरह वर्क करते हैं वो कॉन्स्टिपेशन रिलीज करने में हेल्प करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा इसका यूज हम जेलीज बनाने में किया करते हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट अब बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन बनाने में। उसके अलावा अगर हम बात करें एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स के तौर पे यूज किया जा सकता है। उसके अलावा बात करें तो सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प किया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब क्या है, जब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स के साथ बाइंड होता है तब जाके ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि जो बहुत सारे प्रोटीन है वो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कोवालेंट बॉन्ड के थ्रू बंधे हुए होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। और जब आपस में जुड़ जाएंगे तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर, वो 1 से लेकर 90% तक वेरी कर सकता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। समटाइम्स हम म्यूकोप्रोटीन भी यूज कर लेते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के लिए, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है सेल के अंदर और इसके बहुत सारे वैरायटी ऑफ फंक्शन है, ठीक है। ये एज एंजाइम, हार्मोन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और रिसेप्टर्स के तौर पे ग्लाइकोप्रोटीन्स का यूज किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो जो फाउंड इन ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है वो कौन कौन सा होता है, मैनोज हो सकता है, ग्लैक्टोज हो सकता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन हो सकता है, एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन हो सकता है, जाइलोज हो सकता है, एल फ्यूकोज हो सकता है, या फिर एन एसिटाइल न्यूरेमिक एसिड हो सकता है, जिसको हम नाना बोल सकते हैं, ठीक है। अभी जो नाना है बेसिकली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सियालिक एसिड का, और सियालिक एसिड का क्या फंक्शन होता है ये हमने पुरानी वीडियोस के अंदर देखा है, ठीक है। तो एक बार उस वीडियोस को भी आपको जाके देख लेना है। तो सिंपल सा छोटा छोटा इसको फंक्शन के तौर पे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसको हम एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। बेसिकली क्या है, आर्कटिक फिशेस के अंदर क्या होगा कि आर्कटिक फिशेस का जो टेम्परेचर है वो -2 डिग्री से नीचे चला जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो ब्लड है वो फ्रीज हो सकता है, लेकिन उनके ब्लड के अंदर एंटी फ्रीजिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, जो कि बेसिकली ब्लड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है और लोअर कर देता है, जो कि क्रिस्टल फॉर्मेशन से रोकता है, ठीक है। और इसी की वजह से एंटी फ्रीज की वजह से ही जो आर्कटिक फिशेज है वो अपने आप को जिंदा रख सकते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो यहाँ पे जो एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन है उसके अंदर आपको 50 रिपीटिंग यूनिट देखने को मिल जाएगा ट्राइपेप्टाइड्स के। और ये ट्राइपेप्टाइड्स कौन होंगे, एनिलीन, एलिनीन और थ्रियोनाइन। यानी जो एंटी फ्रीज वो है किससे मिलकर बनेगा, इन तीनों चीजों से मिलकर बनेगा, एलिनीन, एलिनीन, थ्रियोनाइन, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो थ्रियोनाइन रेजिड्यू है वो बेसिकली क्या है, बीटा ग्लैक्टोसाइल के साथ 1,3 बॉन्ड बनाता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा ब्लड ग्रुप सब्सटेंस के तौर पे भी यूज किया जाता है, बेसिकली क्या सेल टू सेल रिकॉग्निशन में भी ये हेल्प करेगा, ये चीज आपको याद रखना है। ब्लड ग्रुपिंग में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।